इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। बचपन से हमारे कान में घुट्टी की तरह पिलाया गया कि बेटा तुम्हें तो एक ही तरफ वोट देना है। हमें अच्छे इंसान को वोट देना चाहिए। जब आप अच्छे इंसान को वोट देंगे, आपके लिए खड़े होने वाले को वोट देंगे, तो पार्टी अपने आप ये तय करेगी कि अच्छे इंसान को टिकट दें। हम अगर ये समझ रहे हैं कि मजदूरों को बस में नहीं भेजने से ये लोग जो एक बहुत बड़ा जंग है वो मोदी जी के खिलाफ हो जाएगा और उन्हें वोट नहीं करेगा, ये हमारी गलतफहमी। हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी भी लोग भूखे मरने के बावजूद भी मोदी जी के सपोर्ट में हैं। मुसलमानों ने दोनों चीजों में गलती करी। एक तो कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ दिया। दूसरी गलती ये करी कि जो हमारे लीडर्स बने, जिन्हें हमने लीडर माना, वो लोग पैसे और रुतबे के एतबार पे बने, वो मुसलमानों के लिए खड़े होने के एतबार पे नहीं बने। हमारे अंदर ये डर आ गया कि हम हमारे लीडर से सवाल ही नहीं कर पाए। अब अगर कांग्रेस वाकई में चाहती है कि ये गैप खत्म हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो, तो उन्हें मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे रखना पड़ेगा कि आपको मुसलमानों को गिविंग वाली कंडीशन पे लाना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ मोहसिन रशीद साहब है। मोहसिन रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहसिन साहब ये बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप करते क्या है, फिर आगे की बात करेंगे। फरहान साहब, मैं राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है टोंक, जो कि काफी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान पूरे राजपूताना में अकेली नवाबी रियासत हुआ करती थी। अभी जो राजस्थान के डिप्टी सीएम है सचिन पायलट साहब, वो यहाँ से एमएलए हैं। कांग्रेस के सरकार है और कांग्रेस के एमएलए हैं हमारे यहाँ से। मेरी बात करें तो मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ थोड़ा सा। 2008-9 से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ पॉलिटिक्स में। और कॉलेज टाइम से 2000 या 2001 से मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, एनएसयूआई फिर यूथ कांग्रेस। तो कांग्रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और अभी स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। और राज पीसीसी एक वेबसाइट है, कांग्रेस की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, उसका इंचार्ज हूँ मैं राजस्थान का। ये मामला पॉलिटिकली आप कनेक्टेड है, ठीक है ना जी। तो अब ये बताइए कि आपने तकरीबन 1 महीना पहले एक वीडियो शेयर किया जी, जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि फ्रूट वाले से आईडी पूछा जा रहा है, फिर उसकी पिटाई हुई। तो शायद आपने उसका कंप्लेन किया था, ठीक है जी। तो उसके बाद कंप्लेन होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालिए। एक्चुअली फरहान साहब, वो जो वीडियो मुझ तक पहुंचा था वो ऐसे पहुंचा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो वीडियो है कहाँ का। कुछ उसे हरियाणा का बता रहे थे, कुछ उसे एमपी का बता रहे थे, तो वो क्लियर नहीं था। तो मैंने उसको जब वीडियो को बार बार देखा तो क्योंकि मैं थोड़ा सा आईटी में नॉलेज रखता हूँ, इंटरनेट पे वीडियो एडिटिंग में इस चीज की नॉलेज है मुझे, तो मैंने उसे ट्रेस किया था एक्चुअली उस वीडियो को। उसमें एक लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो मैंने उसका मोटरसाइकिल का नंबर, जो मोटरसाइकिल का नंबर था वो कोई सुधांशु जी थे, उनके नाम से रजिस्टर था। उसकी वजह से वो ट्रेस हो पाया था कि वो वीडियो बदरपुर दिल्ली का है। अच्छा। तो वो काफी वायरल हो गया था, जैसे आप तक हिंदुस्तान में काफी जगह पहुंच गया था वो वीडियो। तो उससे वो ट्रेस हुआ। फिर आम आदमी पार्टी के कुछ लोग थे, उन्होंने एफआईआर फाइल करी दिल्ली में, जिससे फिर वो आदमी जो मारने वाला आदमी था वो ट्रैक को आइडेंटिफाई हुआ प्रवीण बब्बर के नाम से, और वो आरएसएस का आदमी था। उसकी जब फेसबुक प्रोफाइल चेक की गई तो बीजेपी आरएसएस से लिंक्ड आदमी था वो। अच्छा। तो वो अरेस्ट हो गए थे। तो ये तो मैंने किया था जो वीडियो सर्कुलेट हुआ। उसके बाद हुआ ये कि मेरे पास पहले करीब 14 तारीख को टोंक कोतवाली थाने से फोन आया। उन्होंने सिर्फ मेरा नाम नंबर मुझसे पूछा कि मोहसिन भाई आपका जानते हैं वहां पर लोग मुझे, तो उन्होंने पूछा कि आपके फादर का नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई इशू हो तो बताइए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कोई इशू नहीं है। उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि 19 तारीख को टोंक पुलिस, क्योंकि मैं जयपुर में लॉकडाउन में जयपुर में फंसा हुआ था, तो टोंक पुलिस 19 तारीख को मेरे घर पे आई जयपुर में, और मैं जहां रुका हुआ था वहां पर आई, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने उनसे रीजन पूछा, तो क्योंकि जो कार्रवाई की गई थी वो एक दूसरे थाने की टीम बना के की गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रीजन तो हमें भी नहीं पता, एसपी साहब का ऑर्डर है कि आपको लेके आना। तो लॉकडाउन था,
टोंक में कर्फ्यू था, जयपुर में लॉकडाउन था, तो ना तो मैं किसी कोई वकील से बात कर पाया, ना मेरे कोई जानने वाले आ पाए, और मेरा फोन भी एक्चुअली स्विच ऑफ था, तो मैं किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। और पुलिस वालों ने यहाँ मुझे कुछ बताया नहीं कि किस मामले में लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो रास्ते में मुझे पता चला कि कोई सोशल मीडिया पे हेट स्प्रेड करने का मामला है। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि ऐसी मैं कभी कोई पोस्ट करता नहीं हूँ जिससे मैं दो रिलीजन्स के बीच में हेट स्प्रेड करूं, तो आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। तो उन्होंने कहा वो तो आप जब मामला पता चलेगा जब ही होगा। फिर वो मुझे टोंक सदर थाने ले गए, वहां पे एडिशनल एसपी, डिप्टी साहब, खुद सीआई आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताइए कंप्लेंट की किसने है। तो हैरानी की बात ये हुई कि उन्होंने दिल्ली वाले वीडियो पे बताया कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है। टोंक के एसएचओ ने खुद ने एफआईआर फाइल कर ली, अपने सबऑर्डिनेट को, एक एएसआई को उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन दे दी, हैंड टू हैंड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली, और हैंड टू हैंड उन्होंने मुझे कल्प्रिट मान लिया। और सब इतनी तैयारी से बैठे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि मैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल आदमी हूं, तो मेरे लिए हो सकता है कि भाई लोगों के फोन आ जाएंगे, भाई क्यों, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। तो वो बिल्कुल कागजी कार्रवाई तैयार करके बैठे हुए थे। जैसे ही मुझे लेके गए, मुझे कुछ बताया भी नहीं गया, बस ये कहा कि आपने ये जो बयान दे दीजिए इस पे। मैं सब क्या बयान दूं, इसमें मेरा कोई ऐसा वीडियो में कोई बात ही नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि मैं दो रिलीजन्स के बीच में हेट स्प्रेड कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बहुत जल्दी से ये सारी चीजें करी और मुझे फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो वो सब कुछ तैयार था, एक प्री प्लान प्लॉट तैयार रख रखा था उन्होंने, जिसके अंडर वो पूरा प्रोसीजर हो गया। तो आपको क्या वहां से जेल भेज दिया गया? जी बिल्कुल, थाने से हैंड टू हैंड मुझे जेल भेज दिया गया। कोई कार्रवाई मुझे करने की, इन्वेस्टिगेशन जैसी कोई चीज हुई नहीं एक्चुअली। 18 तारीख को इन लोगों ने एफआईआर दर्ज होना बताया कि 18 तारीख को एफआईआर दर्ज करी। 19 तारीख को सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे के करीब मेरे पास पुलिस आ गई मुझे अरेस्ट करने। और हैरानी की बात यह थी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, चावंत सिंह जी नाम है उनका, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही पूरा मामला नहीं पता था, वो खुद मुझसे पूछ रहे थे। तो 18 तारीख को एफआईआर लॉन्च करती है पुलिस खुद, और 19 तारीख को मुझे अरेस्ट करने आ जाती है और कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई। तो हम देखते हैं बड़े बड़े। जी, आपको कितने दिन जेल में रखा? 19 तारीख को सेम डे मुझे जेल भेज दिया गया था और मुझे 10 दिन जेल में रखा गया। तो आपको 10 दिन के बाद किसी से कांटेक्ट करने का इजाजत था कि नहीं? नहीं, मुझे किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। और प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जेल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन था, तो जेल में इतना इजीली किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए भी हुई कि कोरोना की वजह थी, तो पुलिस को भी ये पता था कि अभी कोई भी कुछ भी इस पे हो नहीं सकता, तो उन्होंने भी इसीलिए कार्रवाई करी। और जेल में प्रॉब्लम्स तो होनी ही थी क्योंकि कोरोना का मामला था, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई। लेकिन ठीक है, आजकल जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से मैं इस चीज के लिए तैयार था कि हाँ, अगर हम हक की आवाज उठाएंगे तो हमारे साथ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट में, बीइंग ए कांग्रेस पोस्ट होल्डर, मेरे साथ ही ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि ये बताइए कि आपको जो अरेस्ट करके ले गए, तो आप 10 दिन तक जेल में रहे, तो फिर बाहर खबर कैसे लोगों के, आप तक लोगों को कैसे खबर पहुंची कि आप जेल में हैं, और फिर आपने वकीलों की मदद कैसे? जयपुर में तो सबको पता चल ही गया था, मेरे घर वालों को पता चल गया था, तो उन्होंने टोंक में मेरे फ्रेंड्स को, जो मेरे वेल विशर्स हैं, उन सबको, पॉलिटिकल जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, उन सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे कोई पुलिस वाले आए थे और वो बहाना बना के लेके गए कि आपके बयान लेना है, इसलिए आपको लेके जा रहे हैं। तो वो सब समझ गए थे। फिर वहां जब मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाया गया, तो वहां पर मेरे सारे जानने वाले लॉयर्स आ गए थे। एक रईस अहमद साहब एडवोकेट हैं, फहीम अख्तर साहब एडवोकेट हैं, सलीम सूरी साहब हैं। तो इन लोग लॉयर्स की पूरी टीम आ गई थी और उनको पता चल गया था कि मैं वहां पर हूँ, जबकि पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही थी कि मुझे लेके कहाँ गया गया। और बीच में मुझे डराने की भी कोशिश करी उन लोगों ने, अननेसेसरी कोई मामला था नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे कहा कि अभी एटीएस की कंप्लेंट हुई है आपके ऊपर, एटीएस वाले आ रहे हैं। जब मैं हंस दिया उस पे कि एटीएस, अगर मैं इतना बड़ी चीज हूँ कि एटीएस वाले मेरे लिए आ रहे हैं, तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? भाई मुझे भी पता चले मैं ऐसी क्या चीज हूँ जिसके लिए एटीएस से कंप्लेंट हुई है।
जब एटीएस से मैं डरा नहीं, मुझे पता था कि मैं लीगली कहीं भी, मैं कहीं, मेरे कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है, मेरा कोई ऐसे रिलेशन कुछ है ही नहीं अननेसेसरी। आप एक मुसलमान होने की वजह से उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एटीएस वाले आ रहे हैं। जब मैं एटीएस से नहीं डरा तो उन्होंने मुझे कहा कि शाम को दिल्ली से ईडी की टीम आ रही है, वो आपको लेके जाएगी। तो मुझे हैरानी हो रही थी कि आप भी सिर्फ बीइंग अ मुस्लिम आप ये कह रहे हैं कि एटीएस आ रही है और ईडी आ रही है। तो डराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन है कि जो अच्छा और बुरा मेरे साथ होगा वो मेरे अल्लाह की तरफ से है। तो मैं इन चीजों से डरता नहीं, ना आज डरा हूं ना आगे डरूंगा इंशाल्लाह। फिजिकली कुछ टॉर्चर और किया आपको? नहीं, ये बात मैं टोंक पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की मानूंगा उनकी। वाकई में उन्होंने जैसा रिस्पेक्ट मुझे देना चाहिए था, जैसा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि किस पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू या किस प्री प्लानिंग के थ्रू मेरे ऊपर ये कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस का जो मेरे साथ रवैया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, बदतमीजी वाला नहीं था। मुझसे तू करके भी बात नहीं करी गई। आप फिजिकल असॉल्ट तो छोड़िए, मुझसे तू करके भी बात नहीं गई। उन्होंने ध्यान रखा, जो उन्हें पता है कि मैं टोंक में कितना सोशली कितना एक्टिव हूँ, पॉलिटिकली कितना एक्टिव हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, तो उन्होंने उस बात की रेस्पेक्ट करी। मोहसिन साहब देखिए, बात ये है कि कोई आदमी किसी के ऊपर जाति किया दिल्ली में और जी, आप वीडियो को तहकीकात करते हैं या लोगों के सामने पेश करते हैं, सिर्फ किसी की जाति के चीजों को आवाज उठाने की वजह से, और आप मुस्लिम हैं और आपको अरेस्ट कर लिया गया। जी, सिंपल बात है। तो ये सोचिए कि अगर आप पॉलिटिकली कनेक्ट हैं, आप सोसाइटी में कुछ लोग आप जानते हैं, अगर आप जैसे लोगों को इस तरह से दबाया जाएगा तो एक आम मुस्लिम का आप सिचुएशन सोचिए हिंदुस्तान में भी कितना खराब। मैं इसी चीज का मुझे एहसास हुआ फरहान साहब जी, जब मैं 10 दिन जेल में था, तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि ये तो मैं हूँ। मोहसिन रशीद टोंक को करीब करीब राजस्थान के हर जिले में लोग जानते हैं। एनआरसी सीए में मेरे इतने प्रोटेस्ट रहे कि आज अल्लाह का करम एहसान है कि अगर अब लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे अरेस्ट किया जाए तो पूरे राजस्थान में प्रोटेस्ट हों। तो ये तो मेरे ऊपर हालत थी, आम लोगों के साथ क्या होता होगा। यही जब मैंने सोचा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आज मेरे अरेस्ट होने के और रिहा होने के बाद, जब मैं अरेस्ट हुआ तो सिर्फ एक चैनल ने न्यूज चलाई। इसके पीछे की प्लानिंग समझिए आप। पुलिस थाने से टाइम्स नाउ को मेरी वीडियो जाती है। अच्छा, टाइम्स नाउ ने मेरी वीडियो चलाई और उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस लीडर अरेस्ट हुए हैं नफरत फैलाने के लिए। उन्होंने वो वीडियो नहीं चलाया जो वीडियो जिस वीडियो की वजह से मुझे अरेस्ट किया गया था। तो पुलिस ने वो वीडियो नहीं, पूरी कहानी नहीं बताई गई, एक नई कहानी बताया, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि कांग्रेसी लीडर जिनके फोटोग्राफ्स अशोक गहलोत साहब के साथ हैं, रविश कुमार जी के साथ हैं, वो अरेस्ट हुए नफरत फैलाने के लिए। और दूसरा ऑप इंडिया जो कि बीजेपी के ही सपोर्ट में न्यूज ब्रीफिंग करता है, ऑप इंडिया ने भी यही न्यूज डाली और उन्होंने एक दूसरा पर्सपेक्टिव पेश किया कि भाई नफरत फैलाने के लिए रविश कुमार के साथ वाला फोटो लगाया उन्होंने मेरा, और नफरत फैलाने के लिए कांग्रेसी लीडर गिरफ्तार। तो मेरे एक चीज ये समझ में नहीं आई कि क्यों ये न्यूज राजस्थान के न्यूज चैनल्स को नहीं दी गई। ये कौन सा ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो टाइम्स नाउ को रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टाइम्स नाउ एक प्रो बीजेपी चैनल है और टाइम्स नाउ के लिए मोहसिन रशीद इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने ब्रेकिंग में दिखा दिया कि कांग्रेस लीडर अरेस्टेड। साथ में बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे अरेस्ट को पोस्ट कर रहे हैं कि अगर रविश कुमार के चैनल देखेंगे तो यही होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें इन्वॉल्व थी। मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि कांग्रेस गवर्नमेंट होने के बावजूद बीजेपी आज राजस्थान में इस लेवल पे पावरफुल है कि मुझे इस चीज को कहने में कोई शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। रियलिटी को हम अगर नहीं कहें, आंखें बंद कर लेंगे तो वो बदल नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आज की तारीख में भी आरएसएस और बीजेपी उस लेवल पे है कि वो कांग्रेस के एक पोस्ट होल्डर पे भी कार्रवाई करवा सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। मैं इंशाल्लाह प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत साहब, इन सबसे इस मामले में इंटरफेयर करने की बात करूंगा कि देखा जाए कि मैंने ऐसा क्या हेट स्प्रेड करी कि कपिल मिश्रा पे दंगा भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होती
अशोक लाहौटी पे एफआईआर दर्ज होती है तो वो जो एक एमएलए है राजस्थान के, उनके ऊपर क्लियर दंगा भड़काने की बातों पे एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होते। और मोहसिन रशीद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट स्टेट कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है 18 तारीख को। 12 घंटे 13 घंटे से कम या 24 घंटे से कम समय के अंदर अंदर उसकी जांच भी हो जाती है, मोहसिन रशीद अरेस्ट भी हो जाता है और जेल भी चला जाता है। जेल भी चला जाता है। तो मोहसिन साहब, ऐसा है कि बीजेपी पूरी तरह से ऑपोजिशन को दबा चुकी है और ऑपोजिशन दब के आवाज भी नहीं उठा पा रहा, ऐसे ही लगता है जी। तो ऐसे फरहान साहब, जब ऑपोजिशन मर जाएगा तो फिर तो हिटलर राज हो गया ना भाई, उनको जो मर्जी होगा करेगा। ऑपोजिशन मरा नहीं है फरहान साहब, हम भी ऑपोजिशन का हिस्सा हैं। अगर आप देखिए, जहां आप मुझे कार्रवाई होने पे कांग्रेस का हिस्सा मान रहे हैं, तो आपको जो काम मैं मुसलमानों के लिए या हिंदुस्तान के लिए कर रहा हूं उसे भी कांग्रेस का ही हिस्सा मानना पड़ेगा। वो भी मैं बीइंग ए कांग्रेस मैं नहीं कर रहा हूं। तो ऑपोजिशन मरा नहीं है। हमारे साथ परेशानी ये हुई कि मैंने 2019 में एक पोस्ट की थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैंने हवाला दिया था और मैंने ये कहा था कि इन पे एक्शन लेना चाहिए 2019 में। कांग्रेस में हमारे साथ परेशानी ये हो रही है कि हम थोड़े से एक स्टेप पीछे चल रहे हैं। हम उन लोगों को पहचान के, हमारा ऑपोजिशन मरा नहीं है, लेकिन हमारे ऑपोजिशन के अंदर प्रो बीजेपी प्रो आरएसएस लोग घुस गए हैं और हम ये एक कड़वी दवाई ले नहीं पा रहे कि हम इन सबको साइडलाइन हमें करना पड़ेगा। जो कांग्रेस में रह के बीजेपी और आरएसएस का सपोर्ट कर रहा है उसको हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम उसके बिना बेहतर हैं। हमें विभीषण नहीं चाहिए, हमें अपने अंदर ही गद्दार नहीं चाहिए, हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को इस चीज से हो रहा है। तो ये बताइए मोहसिन साहब, आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं और आप स्थिति देख रहे हैं हिंदुस्तान की इस वक्त जी। अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेबर लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, कोरोना का एक साइड से प्रॉब्लम है, लोगों के पास पैसे नहीं है रोटेशन के लिए। इस सिचुएशन के बाद भी लोग मोदी का लहर गाते हैं और मोदी सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ आईटी सेल में है या ग्राउंड में हकीकत में भी लोग अभी मोदी साहब को पसंद कर रहे हैं? ये बिल्कुल ग्राउंड हकीकत पे है। हम अगर इसे, मैंने 2019 के इलेक्शंस में भी ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कही थी, मेरे मेल्स भी हैं, और 2014 में भी मैंने ये बात कही थी और मैं अब भी ये बात कह रहा हूं कि हम गलत समझ रहे हैं। हम अगर ये समझ रहे हैं कि मजदूरों को बस में नहीं भेजने से ये लोग, जो एक बहुत बड़ा जंग है वो मोदी जी के खिलाफ हो जाएगा और उन्हें वोट नहीं करेगा, ये हमारी गलतफहमी। हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी भी लोग भूखे मरने के बावजूद भी मोदी जी के सपोर्ट में हैं। इसकी वजह जब तक हम नहीं समझेंगे, उसके सॉल्यूशन पे हम नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह सिर्फ एक है कि इस वक्त हिंदुस्तान में नफरत परोसी जा रही है। आप इस बात के लिए भूखे लेने को तैयार हैं कि एक मुसलमान भूखा मर जाए। ये एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है। अगर हम इस बात से आंखें बंद करेंगे तो हम असलियत से लड़ ही नहीं पाएंगे। अभी भी मैं एक बात बता रहा हूं कि 2024 के इलेक्शन में भी अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम नहीं करेंगे, हम इस नफरत को खत्म करने का माहौल नहीं बनाएंगे, तो हमें दोबारा कांग्रेस को या यूपीए को गवर्नमेंट में आना बहुत मुश्किल होगा। अब बात ये आती है कि ये तो सब कहते हैं कि किया कैसे जाए, ये तो सब कहते हैं कि भाई ये माहौल है, खत्म कैसे किया जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे आगे ये है। देखिए, खत्म कैसे होगा? हमें मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो खाई खुद गई है उसे खत्म करना पड़ेगा। हमें एक ब्रिज मेंटेन करना पड़ेगा कि नफरत जिनके दिल में है उनके दिल से नफरत मिटे। मुसलमानों के दिल में हिंदुओं के लिए नफरत नहीं है। मुसलमान ने, टॉप के मुसलमान की अगर मैं बात करूं तो एक बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़ के सचिन पायलट एक हिंदू को 95% वोट दिए। तो मुसलमानों के दिल में हिंदुओं के लिए नफरत नहीं है। राहुल गांधी जी को बीइंग अ हिंदू वायनाड के मुसलमानों ने वोट दिए। तो हमें इसके लिए काम ये करना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है फरहान साहब कि आपको मुसलमानों को गिविंग वाली कंडीशन पे लाना पड़ेगा। ये ब्रिज कैसे मेंटेन होगा? आज मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो हिंदू हैं।
मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मैं मेरे जो हिंदू पॉलिटिशियंस हैं मैं उनके पास जाता हूं, वो मेरी मदद करते हैं, तो मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा होती है। अब अगर कांग्रेस वाकई में चाहती है कि ये गैप खत्म हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो, तो उन्हें मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे रखना पड़ेगा और हिंदुओं के काम मुसलमानों के हाथों से करवाने पड़ेंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स मुसलमानों को बनाना पड़ेगा, आपको मिनिस्टर्स मुसलमानों को बनाना पड़ेगा हिंदुओं के डिपार्टमेंट से। अगर आप वक्फ का मिनिस्टर मुसलमान को करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस चाहे सोचेगी कि अगर हम करते हैं तो बीजेपी को और एजेंडा मिल जाएगा कि देखो ये तो मुसलमानों का पार्टी है जी। तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि अब आप देखेंगे स्लोली जो वर्किंग स्टाइल कांग्रेस का है वो भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदुओं के साथ जी। तो फरहान साहब जी, आपने ये बात कही कि ऐसा ठप्पा लग जाएगा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो इसे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ये ठप्पा तो लग चुका है, बीजेपी आज तक इसी ठप्पे को तो भुना रही है। जी हाँ। तो ये तो अगर आपने जो कहा तो इससे तो और स्ट्रांग हो जाएगा ना। नहीं, देखिए ये चीज तो कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, ये बिल्कुल क्लियर है। इस ठप्पे का इस्तेमाल जो रिजिड एक्सट्रीम हिंदुइज्म को हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं वो लोग करते हैं। एक जो आम हिंदू है, मैं जेल गया तो मेरे साथ जितना बेहतरीन बर्ताव करने वाले लोग थे वो सब हिंदू थे। मैं जब कोतवाली में था, पुलिस स्टेशन में था, तो मुझे पानी का पूछने वाला हिंदू था, मुझे बिठालने वाला हिंदू था, मुझे खाना खिलाने वाला हिंदू था। हम इस डर से कि बीजेपी ऐसा कर देगी, बीजेपी इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेगी, हम अपना काम ही नहीं कर रहे। उसी की वजह से आज हमारी हालत ये है। देखिए आपने जो कहा मोहसिन साहब कि हिंदू लोग, देखिए बहुत सारे हिंदू हैं जो हमारे दोस्त भी हमारे साथ भी काम करते हैं, बड़ा अच्छा बिहेव होता है और हम कभी नजर नहीं आता है कि कोई डिफरेंस है उनके और हमारे बीच में, ठीक है जी। लेकिन जब बात आती है वोट की तो ये लोग जो हमारे साथ अच्छे भी रहते हैं जी, वो जाके मोदी जी को ही वोट देते हैं। क्यों देते हैं? तो ये आप बताइए। मैं बता रहा हूं आपको, ये इसीलिए देते हैं कि आप नॉर्मल डेज में आप ऐसे हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन 365 दिन में जो थ्रू आउट द ईयर, तो उन 365 दिन में आपके थ्रू पॉलिटिकली उनका कोई काम नहीं हुआ। देखिए मैं एक बात बताऊं फरहान साहब, अगर आप 10 हिंदुओं के इंटरव्यू करेंगे तो वो 10 हिंदू में से 8 हिंदू अगली बार रिपोर्टिंग के लिए या आपके चैनल के लिए आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में से हिंदू मुस्लिम खत्म हो तो आपको मुसलमानों से हिंदुओं के काम करवाना पड़ेंगे ताकि ये नफरत खत्म हो। आज सड़कों पे जो मजदूर हैं जिन्हें मुसलमान खाना खिला रहे हैं, वो मजदूर एक मुसलमान को खाना खिला देगा क्योंकि उस मुसलमान ने उनके साथ इस जगह पे अच्छा सलूक किया है, लेकिन वो वोट नहीं देगा क्योंकि मुसलमान ने पॉलिटिकली उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुसलमान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आप जो बात कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं कि इसमें जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रिलेशन करना था पिछले 40 साल और 50 साल, कहीं इंडिविजुअली इंटायर मुस्लिम सोसाइटी तो फेल नहीं हो गई, क्योंकि मैं अभी कांग्रेस को अलग रख रहा हूँ, बीजेपी को अलग रख रहा हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं कि चलिए एक मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरह से मुसलमानों को रहना चाहिए था, जो इस्लामिक तरीका है, कहीं हम उससे अलग हटके तो सोसाइटी में नहीं जी रहे, जिसका इम्पैक्ट 1000% ये बात है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे, कोई तुमसे बुरी बात कहे, तो उसके बेहतरीन तरीके से जवाब दो, उससे अच्छा जवाब दो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से खर्चा करो, उनके ऊपर बेहतरीन सलूक करो। आपके नबी ने फरमाया तुम्हारा पड़ोसी का तुम्हारे ऊपर हक है, वो भूखा नहीं सोना चाहिए, उससे बेहतरीन सलूक रखो। तो ये हमने जो मिस्टेक किया है मोहसिन साहब, शायद उसी का हम कर रहे हैं। हम देखिए जी, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस रुझाव दिखाए मुस्लिम की तरफ से तो बेनिफिट होगा या बीजेपी। क्या है कि अगर सबसे पहला अगर हमारी सोसाइटी मुस्लिम कम्युनिटी एकजुट होके एक नए फॉर्मूला पे चले तो शायद आधा से ज्यादा काम उसी में हो जाए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ इसमें फरहान साहब कि ये तो बिल्कुल, आप अगर कुरान पे चलते हैं तो सारे मामला ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम अगर मैं बात करूं
तो मुसलमानों ने दोनों चीजों में गलती करी। एक तो कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ दिया। दूसरी गलती ये करी कि जो हमारे लीडर्स बने, जिन्हें हमने लीडर माना, वो लोग पैसे और रुतबे के एतबार पे बने, वो मुसलमानों के लिए खड़े होने के एतबार पे नहीं बने। हमारे अंदर ये डर आ गया कि हम हमारे लीडर से सवाल ही नहीं कर पाए, हम उससे बात करने में ही डरने लगे। हमें ऐसा लगने लगा कि इसने हमारा एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनके हमारे ऊपर एहसान किया है। जबकि आप दूसरी कास्ट को देखिए, बहुत सारे मीणा मेरे दोस्त हैं, गुजर मेरे दोस्त हैं, वो अपने एमएलए से उंगली दिखा के सवाल करते हैं कि जिताया है हमने जिताया है। और इसकी वजह यह हुई कि हमारे बचपन से हमारे कान में घुट्टी की तरह पिलाया गया कि बेटा तुम्हें तो एक ही तरफ वोट देना है, हमें अच्छे इंसान को वोट देना चाहिए। जब आप अच्छे इंसान को वोट देंगे, आपके लिए खड़े होने वाले को वोट देंगे, तो पार्टी अपने आप ये तय करेगी कि अच्छे इंसान को टिकट दें। और एक अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो पूरी दुनिया के सामने अकेले खड़े हो गए, लेकिन दबे तो नहीं। 313 1000 के सामने खड़े हो गए, लेकिन दबे तो नहीं। हमारा माजी नहीं है दबने का, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कोई दब रहा है तो हम दब रहे हैं। मेरे ऊपर भी जो अरेस्ट करने की कोशिश थी, मुझे लगता है समवॉट वो यही थी कि भाई आप अब ये चीजें करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन में एडवाइस दी गई कि यार टोंक के मुद्दे भी आप ही उठाओगे, दिल्ली के मुद्दे भी आप ही उठाओगे, सब जगह के मुद्दे आप ही उठाओगे। मतलब उनका कहना यह था कि मत उठाओ ना, मत उठाओ, मुंह बंद करके आराम से घर में बैठो। हाँ, आराम से घर में बैठो। तो मैं आज इस काम के लिए, अगर कोई अल्लाह के नबी को गाली देता है और मैं उसके लिए 10 दिन के लिए जेल जाता हूं, अगर कल कोई अल्लाह के नबी को गाली देगा तो मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए 10 साल के लिए भी जेल जाने को तैयार हूं। देखिए मोहसिन साहब, आपने जो आवाज उठाने की बात की, उससे एक बात ध्यान में आ रही है कि देखिए ये देश सबका है, ठीक है जी। जिस डायरेक्शन में बीजेपी या मोदी सरकार लेके जा रही है, अगर इसकी इकोनॉमी पूरी नीचे गिर जाती है जी और बर्बाद हो जाती है, तो जहां 20% मुसलमान है, वहां दूसरे कम्युनिटी भी 80% है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सिचुएशन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आएगा, क्योंकि ये सिलसिला हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी आएगा, क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी आएगा, ठीक है। उस वक्त रियलाइज होगा, उस वक्त इंडिया के लोगों को रियलाइज होगा कि क्या गलती किया है। मैं देखिए इसमें फरहान साहब 2 बातें कहूंगा। एक तो देखिए जिन मामलात पे जब एक इंसान को इंसान नहीं समझ के उसे जानवर की तरह सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि वो उसका नाम मुसलमान था, तो उस पे तो हमारा आवाज उठाना फर्ज है। अगर आप और मैं उस पे मजलूम की आवाज नहीं उठाएंगे तो हम अल्लाह के सामने अपनी नजरें नहीं दिखाते और हम इंसान होने का फर्ज भी अदा नहीं करेंगे। इन चीजों को तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। नहीं, ये आपने जो एक बात इसको तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब दूसरी बात पे हम आए, मैं बिल्कुल एक बात ये कहता हूं कि जिस फील्ड में हम नहीं हैं, मान लीजिए हम आईटी, बीजेपी का जो आईटी सेल है उससे हम टक्कर नहीं ले सकते, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है ना, तो हम नफरत वाली पोस्ट पे आम मुसलमान की मैं बात करूं तो उसे फिर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसे गालियां भी नहीं बकना चाहिए, उसे जाके उसको उस पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, एक चीज। लेकिन जहां पॉलिटिक्स की बात आई तो पॉलिटिक्स ऐसा फील्ड है कि जिसे हम शुरुआत नहीं कर रहे, जिसमें हम कुछ हद तक तो हैं। राजस्थान में हमारे 10-11 एमएलएज हैं, हिंदुस्तान में हम कहीं ना कहीं तो मैटर करते ही हैं। तो उस चीज को हम बिल्कुल भी छोड़ तो सकते नहीं कि बिल्कुल इसे खत्म कर दिया जाए। अगर हम आज इसको छोड़ के ही बैठ जाएंगे तो हमारी नस्ल को फिर जीरो से शुरुआत करना पड़ेगी। लेकिन एक बात जो आपने कही उससे मैं 1000% अग्री करता हूं। हमने 2 कुरान की 2 पहली चीजों को बहुत बुरी तरह छोड़ दिया। जब अल्लाह ने इंसान से बात करी, अल्लाह के नबी से बात करी, तो पहली बात उन्होंने कही इकरा। वो पढ़े लिखे नहीं थे, अल्लाह के नबी पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़ना भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन पहली बात अल्लाह ने क्या कही कि पढ़ो। तो हम अगर इस एक वर्ड को समझ जाएं, हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये इकरा वर्ड अपने घरों में बड़ा बड़ा लिख के डाल देना चाहिए, पोस्टर लगा लेना चाहिए। आपको पढ़ना जरूरी है, इल्म हासिल करना आपके लिए जरूरी है। ये वो पहली बात थी जो अल्लाह ने मोहम्मद से कही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही। तो पढ़ना तो बेइंतहा जरूरी चीज है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस की बात कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज हासिल करना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मुझे इसके बारे में, पढ़ाई को तो हम किसी भी कीमत पे छोड़ ही नहीं सकते। और हमारे साथ सबसे बुरा काम यही हुआ कि हमारे बुजुर्गों के दिमाग में यह बिठाया गया है कि पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है।
यही हमारे लोगों के दिमाग में बिठा लगाया, जो आज हमारी यूथ के दिमाग में आ गई कि ठीक है यार, पढ़ के क्या करना है, अपन तो बिजनेस कर लेंगे। आपने जो कहा, बचपन में हमने भी जब स्कूलिंग कर रहे थे और ये, तो ठीक है पढ़ लो, लेकिन ये दुनिया की पढ़ाई से कोई मतलब तो है नहीं, ये जी। तो मैं सोचता हूँ शायद 30-35 साल पहले ये बड़ा आम था, हर घर मुसलमान के घरों में यही कहा जाता था कि दुनिया में कुछ रखा नहीं है। तो एक बच्चे की बात में जहन में एक बात आ जाती थी, यार ठीक है, जब दुनिया में कुछ रखा नहीं है तो यहाँ की पढ़ाई करके क्या फायदा है। कुरान हमें अरबी में पढ़ाया गया कि सिर्फ इसे अरबी में पढ़ लो, ताकि आप इकरा का मतलब भी नहीं समझो। और जो हमारी जबान की पढ़ाई थी उससे हमें ये कह के छोड़ दिया गया कि ठीक है यार, अपन का अपना काम तो है ना, अपन तो बादशाह लोग हैं, पढ़ाई करके क्या करना है, अपन का तो बिजनेस है, अपन को पढ़ाई। तो ये तो हमारे साथ प्लानिंग हुई और इसी का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। मोहसिन साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि दुनियावी पढ़ाई करके इंसान किसी पोस्ट पे पहुंच जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो शायद उसको जन्नत जाना ज्यादा आसान है। मान लीजिए कि कोई बंदा डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बन के खिदमत के तौर पे अगर वो काम कर लेता है तो अपने अल्लाह को राजी कर लिया, तो फिर अल्लाह क्या उसको जन्नत नहीं देगा? फरहान साहब, मैं इसमें एक चीज बताऊं आपको कि चाहे आप यूट्यूब के थ्रू करें, मैं पॉलिटिक्स के थ्रू करूं, या एक आदमी डॉक्टर बन के करें, जन्नत जाने का तो एक सिंपल सा रास्ता है। आपको नेक अमल करना है, बुरी बातों से रोकना है, अच्छी बातों का हुक्म करना है, अल्लाह और उसके नबी पे ईमान लाना है, उसकी किताब को फॉलो करना है। अब चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, एक ठेला चलाने वाला भी जन्नत का उतना ही मुस्तहिक है अपनी ठेला चला के जितना कि एक डॉक्टर। तो जन्नत की बात तो आप सबके मेरे लिए एक ही है, लेकिन हाँ, हम इंसानियत का बहुत ज्यादा भला कर सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे हों, तो हम अच्छी पोस्ट पे हों। आप आज यूट्यूब पे हैं, इसलिए आप मोहसिन रशीद की बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर नहीं होते तो क्या करते? मुसलमान नौजवानों के लिए क्या मैसेज है और हिंदुस्तान के आवाम के लिए क्या मैसेज? मुसलमान नौजवानों से मैं एक बात कहना चाहता हूं फरहान साहब, कि आप यकीन कीजिए, आप अल्लाह को उस वक्त तक जानते ही नहीं जब तक आपने कुरान को अपनी समझने वाली जबान में नहीं पढ़ा। आप जन्नत और दोज़ख को पहचान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, उन्हें 1% महसूस नहीं कर सकते जब तक आपने कुरान को अपनी जबान में नहीं पढ़ा। तो मैं ये गुजारिश करूंगा मेरे सारे भाई बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों की, मैं पूरी कौम से गुजारिश करूंगा कि एक बार 30 घंटे अपने आप को दीजिए। आप 1 घंटे एक बार हिंदी में या इंग्लिश में या तमिल, मलयाली, कन्नड़ा, किसी भी लैंग्वेज में, जब 1 घंटे आप डेली कुरान पढ़ेंगे सिर्फ अपनी लैंग्वेज में, तो 30 घंटों में आप पूरा कुरान हिंदी या अपनी लैंग्वेज में समझ के खत्म कर लेंगे। तो कम से कम आप जिंदगी में एक बार ये समझ पाएंगे कि अल्लाह आपसे चाहता क्या है। हम छोटी छोटी चीजों में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब किसी काम के लिए कहो कि कल कर दूंगा या फ्यूचर में कर दूंगा, तो कहो कि इंशाअल्लाह कल कर दूंगा। और अगर भूल जाओ उस वक्त कहना, तो बाद में जब याद आए तो अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें सही वक्त पे इंशाअल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। इतना जरूरी है इंशाअल्लाह कहना, एक फर्ज है। लेकिन हमारे बीच में मैसेज क्या है? आपने मुझसे कहा कि मोहसिन साहब कल अपन ये काम कर लें, मैं आपसे कहूंगा इंशाअल्लाह देखते हैं, तो 90% मुसलमान ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इंशाअल्लाह नहीं, करना ही है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। तो हमने शायद इंशाअल्लाह की अहमियत को खत्म कर दिया है। आप, मैं इस पे फरहान साहब एक बात बता दूं कि अल्लाह के नबी के पास सहाबी आए, कहा कि या रसूलुल्लाह इस मामले में हमें बता दीजिए हम क्या करें। तो आपने कहा अभी वही आ जाएगी, फिर मैं बताता हूँ। फरहान साहब, अल्लाह ने वही नाजिल नहीं की, सिर्फ इसलिए कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा। अल्लाह इतना सख्त है अपने मामलात में। आप ये मत समझिए कि आपका नाम मोहसिन रशीद है तो आप जन्नत चले जाएंगे। जन्नत जाने का एक ही रास्ता है, सिरातल मुस्तकीम, जो कुरान है। अगर आप उसे नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप दुनिया कमा लीजिए, ये सब यहीं का यहीं रह जाए। और जो बात आवाम के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। जब पाकिस्तान इसमें जुड़ा हुआ था जब भी ये भारत था, जब बांग्लादेश जुड़ा हुआ था जब भी भारत था, और जब अंग्रेज इस पे राज कर रहे थे जब भी ये भारत था। आज वो टुकड़े नहीं है जब भी ये भारत है। तो इसका मतलब ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसमें रहने वाले लोग हैं जो इसे भारत बनाते हैं। जो आपने बात कही
कि अगर 20% मुसलमानों का नुकसान करने के लिए हम इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहेंगे, तो 80% जिनका नुकसान होगा वो मुसलमान नहीं है। आज पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ, हम इंसानियत के सबसे निचले दर्जे पे होंगे या इंसान कहलाने लायक ही नहीं होंगे अगर हम 100 लोगों के मर जाने पे खुश हों। जिंदगी उस ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है, वो किसी से भी छिने। एक कुत्ता भी मरता है किसी गाड़ी के नीचे आके तो हमारा दिल दुखता है। ये मानवीय प्रकृति है। और यकीन मानिए कि अगर आप पाकिस्तान में 100 लोगों के मरने से खुश हैं तो आपके अंदर वो मानवीय प्रकृति खत्म हो चुकी है, आप इंसान ही नहीं है। दोबारा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया इंसानियत से ही चलेगी, हिंदू मुसलमान करने से नहीं चलेगी। ये मेरा पैगाम है आपके जरिए से फरहान साहब। तो मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इंडियन मीडिया बुक को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं इंडियन मीडिया बुक का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी दूर से मुझे कांटेक्ट किया, मेरी बात अपने प्लेटफॉर्म पे रखने लायक मुझे समझा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें मेरी अगर एक भी बात अच्छी लगी, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इंडियन मीडिया बुक को सब्सक्राइब करें, इन ऐसे लोगों का साथ दें। आप अगर मुसलमान हैं तो इसलिए दें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नेक काम करे, नेकी के काम करे, उसका उसमें साथ दो और बुरे कामों में साथ मत दो। तो ये एक नेकी का काम है, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम है। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप भी इंडियन मीडिया बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ये हिंदुस्तान को जोड़ने वाली है, ये भारत को जोड़ने वाली है, ये मोहब्बत फैलाने वाली है। तो इस मोहब्बत फैलाने की मुहिम में इंडियन मीडिया बुक को सब्सक्राइब करके हम सबका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थैमान। Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.